दिल्ली की तपती गर्मी में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऊपर खुले आसमान में उड़ता हुआ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास पहुंचा। नीचे खड़े लोग ऊपर की ओर देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर में कौन है और ये हेलीकॉप्टर कैंपस में क्या कर रहा है। हेलीकॉप्टर रुकते ही पहले तो काले सूट पहने 3-4 बॉडीगार्ड बाहर निकले और फिर उनके पीछे निकली सफेद रंग के बिजनेस सूट में एक लेडी। उस लेडी को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये पक्का कोई अमीरजादी थी। उस लेडी ने अपनी आंखों से काला चश्मा हटाते हुए बॉडीगार्ड से कहा, रंजन, तुमने कंफर्म कर लिया है ना कि वो वही लड़का है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? रिया चंदानी की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। जी हाँ मैडम, वो फिलहाल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट स्टूडेंट की तरह रहता है। वो यूनिवर्सिटी में ही पार्ट टाइम जॉब करता है और पढ़ाई भी। रिया अपने बॉडीगार्ड से ये बात सुनते ही मुंह बनाने लगी। एक मामूली असिस्टेंट स्टूडेंट? ये लड़का कैसे हमारे खानदान का हिस्सा हो सकता है? इससे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रिया चंदानी ग्रुप के मालिक सुरेश चंदानी की इकलौती भतीजी थी, जो टेक्निकली चंदानी ग्रुप की इकलौती वारिस भी थी। तो रिया का उस लड़के से नफरत करना कोई इत्तेफाक नहीं था। समीर, जिसे वो बस एक गरीब लड़का समझती थी, वो चंदानी फैमिली की प्रॉपर्टी का दावेदार हो सकता था। और रिया को ये कड़वा सच कभी मंजूर नहीं था और ना ही इस सच पर यकीन। चंदानी ग्रुप के मालिक सुरेश चंदानी, जिनका दूर दूर तक कोई लव अफेयर नहीं रहा है, खासकर दुनिया की नजरों में, उनकी लाइफ में यूं अचानक से पोते का आ जाना जो उनकी जायदाद का वारिस भी बन सकता था, ये बात हजम करना रिया के लिए आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त रिया के पास अपने अंकल की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में समीर रोज की तरह भूखा प्यासा लाइन में खड़ा था। उसकी आंखें खाने की प्लेटों पर थी, मगर उसकी जेब में बस चंद रुपए थे। फिर से ब्रेड बटर? कुछ और क्यों नहीं लेते? इस वक्त ब्रेड बटर नहीं है, खाना है तो कुछ और खरीदना पड़ेगा। कैंटीन वाली आंटी ने समीर को रूखे अंदाज में जवाब दिया। वो हमेशा समीर के साथ बुरा बिहेव करती थी क्योंकि उसके पास ब्रेड बटर खाने भर के ही पैसे होते थे। अरे जल्दी कर फटीचर, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। लाइन में लगे उस बच्चे समीर का मजाक उड़ाने लगे और ताने मारकर हंसने लगे। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि वो अमीर घर के बिगड़ैल बच्चे हैं। नहीं आंटी, बस यही ठीक है। आपको पता नहीं है शायद, ब्रेड बटर तो मेरा फेवरेट है। मैं जानता हूँ आपके पास स्टॉक में ब्रेड बटर है, तो प्लीज दे दो ना। देखिए कितनी लंबी लाइन है। समीर नहीं चाहता था कि लोग उस पे तरस खाएं, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसने एक बार अपनी जेब फिर से टटोली, लेकिन पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ और खा सके। वो रोज की तरह ब्रेड बटर लेकर पीछे खड़े लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कैंटीन से बाहर निकल गया। लेकिन रोज के तानों ने समीर को नजरअंदाज नहीं किया। भाई, समीर को फिर से ब्रेड पर ही गुजारा करना पड़ेगा। यार इसको कुछ खाने के पैसे मिलते भी हैं। समीर के लिए ये ताने कोई नई बात नहीं थे। उसके बारे में सब जानते थे कि वो गरीब है, एक अनाथ है। समीर हमेशा बस काम और पढ़ाई से मतलब रखता था और उसके लिए ये ताने अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। समीर अनाथालय से पढ़ाई कर रहा था। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसका इकलौता सहारा है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। वो गरीबी के इस दलदल से निकलना चाहता था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अभी उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी। समीर बेटा, इधर आओ। आज तुम्हारे लिए कुछ खास है। तुमने 18 साल तक बहुत दुख झेला है और बहुत स्ट्रगल किया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका कुछ इनाम मिले। लाइब्रेरी के केयरटेकर अंकल महेश, जो हमेशा समीर का खुले दिल से वेलकम करते थे और उसे बेटे जैसा मानते भी थे, आज उसके लिए कोई सरप्राइज लेकर बैठे थे। उन्होंने समीर को अपने पास बुलाया
और उसके हाथ में एक छोटा सा सिक्का रख दिया। ये सिक्का ले लो बेटा। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है, इससे तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, पैसों के पीछे मत भागना, वरना पैसा तुमसे दूर भाग जाएगा। समीर को महेश अंकल की बातें बहुत अजीब लगी। उसने सिक्के को देखा और मुंह बनाकर बोला, सिक्का? एक सिक्का मुझ गरीब की किस्मत बदलेगा? इससे क्या होगा अंकल? कहीं आप मजाक के मूड में तो नहीं है? उड़ा लीजिए, उड़ा लीजिए, आप भी मेरा मजाक उड़ा लीजिए। समीर को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बस एक बेमतलब की बात है। भूख और थकान से बेहाल उसने सिक्का ले तो लिया, लेकिन उसे इसकी कोई खास अहमियत नहीं समझ आई। वो रोज की तरह वापस अपने कमरे में चला गया बिना किसी उम्मीद के। अगले दिन की सुबह समीर हमेशा की तरह उठा। उसे अभी भी भूख लग रही थी और रोज की तरह वो फिर से कैंटीन की ओर बढ़ गया। उसके पास जो बचे पैसे थे, जो उसे हर दिन लाइब्रेरी में काम करने के बदले मिलते थे, उसमें से वो कुछ अपने गुल्लक में बचा कर रखता अच्छे जूते खरीदने के लिए, और बाकी पैसे से वही ब्रेड बटर में गुजारा करता। समीर के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब में पैसे कम। उसने महेश अंकल के दिए हुए सिक्के को अपने हाथ में लेकर घुमाया और मुस्कुराने लगा। ये महेश अंकल बिना लगता है सटिया गए। उम्र का असर हो रहा है, कुछ भी बोलते हैं। भला कोई सिक्का किसी की जिंदगी बदल पाया है जो मेरी बदलेगा? हाँ। फिर क्लास के दरवाजे पर पहुंचते ही समीर ने वो सिक्का अपनी जेब में वापस डाल दिया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। समीर को क्लास में किसी भी बच्चे से कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी किताबें खोली और पढ़ाई शुरू करने की कोशिश की। उसे बस अपने फ्यूचर की टेंशन थी, मगर उसे ये भी मालूम था कि मेहनत के अलावा उसके पास दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक अपने पास वाली सीट से एक हल्की खुशबू आई परफ्यूम की। समीर ने सर उठाकर देखा तो क्लास की मॉनिटर अनन्या दीवान उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। समीर अनन्या को अपने इतने करीब खड़े देखकर घबरा गया। समीर, कल मैं एक पार्टी प्लान कर रही हूँ, क्या तुम चलोगे? क्लास के और स्टूडेंट्स भी होंगे वहाँ। अगर तुम भी चलोगे तो मजा आएगा। अनन्या, जो समीर की क्लास की मॉनिटर थी, हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। उसने कभी समीर को उसके गरीबी की वजह से जज नहीं किया, मगर समीर को अनन्या से किसी भी तरह की मदद लेना अनकंफर्टेबल लगता था। मुझे माफ करना अनन्या, मैं चलता, लेकिन मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। अनन्या समीर के डिस्कम्फर्ट को भांप गई थी। उसे पता था कि क्लास में लगभग सारे स्टूडेंट्स समीर को बुली करते थे। अनन्या ने अपने बैग से कुछ निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। मैंने सबके लिए बनाया था और तुम्हारे लिए भी। समीर ने गिफ्ट को हाथ में लिया। वो एक सिंपल सा पेंसिल केस था, मगर उसके लिए ये बहुत था, क्योंकि ये गिफ्ट उसे अनन्या ने दिया था। पूरे क्लास में एक अनन्या ही थी जो उससे अच्छे से बात करती थी। समीर ने उस गिफ्ट को देखते हुए थोड़ा हेजिटेट होकर कहा, अनन्या, आई एम सॉरी, मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। अनन्या ने समीर की हेजिटेशन देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे ये गिफ्ट है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? गिफ्ट के बदले कोई पैसे देता है क्या? तुम प्लीज ये रख लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। समीर और अनन्या बात कर ही रहे थे कि तभी वहां अनन्या की दोस्त जोया पहुंच गई और समीर का मजाक उड़ाने लगी। अनन्या, तुम बेकारी में इसे कुछ दे रही हो, इससे इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इन जैसों का लेवल उतना ही छोटा। इसके साथ इतना फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। राहुल को इन बातों की आदत थी। वो जानता था कि उसकी गरीबी उसकी पहचान बन चुकी थी, लेकिन वो अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता था। समीर, तुम प्लीज जोया की बात का बुरा मत मानना, ये तो है ही छल्ली, कुछ भी बोलती है। एनीवे, अब तुम पढ़ाई करो, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर अनन्या और जोया वहां से चले गए। समीर बैठे बैठे वो सिक्का अपने हाथ में घुमा रहा था
और अपनी किस्मत पर गुस्सा कर रहा था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जो सिक्का उसे कल मिला था वो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला था। दिल्ली की ग्लैमर वाली दुनिया से दूर वो लड़का जिसने कभी अपनी किस्मत को लेकर कोई उम्मीद नहीं की, अब एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिर कैसे वो सिक्का समीर की किस्मत बदलने